बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अज़ीज़ तलबा व तलवात, आज का लेक्चर फिज़िक्स 2 की तरफ से लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 19 एफएससी फिज़िक्स सेकेंड ईयर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का आर्टिकल हमने कल स्टार्ट किया है। उसकी इब्तिदाई जो डेफिनेशन है ब्लैक बॉडी क्या है और एक टिपिकल ब्लैक बॉडी क्या है और आइडियल ब्लैक बॉडी क्या है, ये हम कल जान चुके। अब उस रेडिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले 3 पैरामीटर, एक टेम्परेचर, वेवलेंथ और इंटेंसिटी, तो इसको हमने प्लॉट किया एज ए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। एक ग्राफ था वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी, और मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि कर्व्स जो ना मुख्तलिफ बनती हैं, उसके 4 रिजल्ट्स भी हमने देखे। तो आज बारी है उनकी एक्सप्लेनेशन की। तो लिहाजा आर्टिकल का नाम रखा गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इसकी एक्सप्लेनेशन, यानी वो जो कर्व्स बनती हैं उसके पीछे कौन सा ऐसा फैक्टर है या फैक्टर्स हैं जो उसको रेडिएशन की इस तरह कर्व बनने पर मजबूर कर रही हैं। तो लिहाजा हम स्टार्ट लेते हैं। लाइट, चूँकि इसके मुतालिक, नेचर के मुतालिक कुछ मुख्तलिफ थ्योरीज चल रही थी, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूटन्स थ्योरी थी, हाइजेंस वेव थ्योरी थी। इन दोनों का जिक्र हम चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। हाइजेन वेव थ्योरी के बाद फिर एक थ्योरी वेव थ्योरी का जिक्र आया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो क्लासिकल दौर में, क्योंकि जैसे इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि फिजिक्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। तो चूंकि हम मॉडर्न फिजिक्स का पहला फिनोमेना जो पहले क्लासिकली भी डिस्कस किया गया था और अब उसको मॉडर्न तरीके से डिस्कस किया जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा दोनों को कंपेयर करना है कि क्लासिकल थ्योरी में एक वेव थ्योरी, दूसरा हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मुताबिक लाइट जो है ना वो एक वेव है, और वेव का मतलब ये होता है कि उसमें क्रेस्ट और ट्रफ हो सकते हैं। अगर ट्रांसवर्स वेव है, मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नाम जो दिया गया वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों फील्ड्स एट ए टाइम चेंज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। ये हमने चैप्टर 16 से भी कुछ सीखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल 4 इक्वेशंस हैं जो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करती हैं। बहरहाल हमारा जो टॉपिक है वो है इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम या फिर इंटेंसिटी और वेवलेंथ, टेम्परेचर के ग्राफ्स को एक्सप्लेन करना। तो लिहाजा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमने उसकी हेल्प ली कि ये कर्व्स क्यों बन रही हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ना वो कहता है कि लाइट रेडिएशन, लाइट जो ना वो क्या है, रेडिएशन है या वेव है, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी उस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो बेसिकली इसके मुताबिक वेव जिस तरह उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है, तो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो उसको बढ़ते रहना चाहिए। जो दोबारा जाके कम हो रही है एक सेम टेम्परेचर पे, तो वो इसकी समझ से बाहर है। नेक्स्ट थ्योरी पेश की गई। इसी थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए एक वक्त गुजरा, एक पीरियड गुजरा जब साइंटिस्ट सोच रहे थे कि इसका हल क्या होना चाहिए। तो लिहाजा सन 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया जिसकी इसकी एक्सप्लेनेशन दी। अब यहाँ पे वेव जो होता है, वेव और पार्टिकल दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, वेव जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, एनर्जी उसकी मुसलसल चेंज हो रही होती है, जबकि पार्टिकल कहेंगे तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी। तो इसको वेव थ्योरी कहा गया। यहाँ पे ये क्वांटम थ्योरी का इब्तिदा हो रहा है। तो 1900 में जो मैक्स प्लैंक ने मैथमेटिकल मॉडल दिया वो क्या कहता है कि वो एक्सप्लेन करता है इस कर्व्स की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या कर्व्स की एग्जैक्टली उसको एक्सप्लेन करता है। तो लिहाजा एनर्जी कहता है कि इमिट होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है।
जैसे कि हमने कल देखा ब्लैक बॉडी है, लास्ट लेक्चर में ब्लैक बॉडी में एक होल था, तो एनर्जी उसमें इंटर हो रही थी, हमें रेज जो ना कंटिन्यूस लग रही हैं, कंटिन्यूस रेज आ रही हैं, कंटिन्यूस रेज निकलनी। लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि वो रेज कंटिन्यूस नहीं बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो इतनी तेज स्पीड से मूव कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चूंकि मूव कर रहे हैं, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो वो एनर्जी है, वो एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में, बंडल की शक्ल में, या फिर उसको हम नाम देते हैं क्वांटम की शक्ल में। क्वांटम बेसिकली एक लैटिन नेम है जिसका मतलब है बंडल। तो बंडल की शक्ल में वो इंटर हो रही है। तो एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन डिस्क्रीट पैकेट्स। डिस्क्रीट का मतलब है सेपरेटली, कंटिन्यूस का मतलब है मुसलसल, छोटे छोटे पैकेट डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का पैकेट्स का क्वांटा, और सिंगल उसका बन जाएगा क्वांटम। तो हर क्वांटा के साथ या हर क्वांटम के साथ एक फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है, सिंगल फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है, यानी हर क्वांटम, हर पैकेट की एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। ये उसने डिस्कवर किया, और उसके साथ उसने एनर्जी कैलकुलेट की कि एनर्जी जो उस पैकेट क्वांटम कंसेप्ट, ये फर्दर इसके यूनिट जूल सेकंड। ये जूल सेकंड हमें याद रखना होगा कि इसके यूनिट और इसकी वैल्यू जो है ना वो एमसीक्यूज के लेवल पे आ सकते हैं, ये फिक्स याद रखिएगा। अच्छा, मैक्स प्लैंक को इस जो थ्योरी पेश की गई, मैथमेटिकल मॉडल पेश किया गया, जब ये उस मॉडल पे, उस कर्व्स पे अप्लाई किया गया, तो उसने सही तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। अब देखें, अगर सपोज करें मुख्तलिफ वेवलेंथ से वो कंटिन्यूस लग रही है, लेकिन वेवलेंथ जहां पे रेडिएशन निकल रही है, तो तमाम रेडिएशन इतनी क्लोज वेवलेंथ रखती हैं कि उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। यानी कलर अगर सपोज कर लें, मैं विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ पे शो किया हुआ है, विजिबल लाइट अगर हम रेड कह लें, रेड के बहुत सारे हमें कलर्स मिलने हैं। सपोज करें 700 का एक वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर, उसका एक कलर है। अगर 701 वाला भी रेड ही होगी, लेकिन हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। 702 वाली भी, 705 वाली भी, 710 वाली भी इस तरह होंगी वो रेड, लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। वो इतनी क्लोजली लिंक्ड वेवलेंथ है कि उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, और वो पैकेट एट ए टाइम वो मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ उसमें इमिट हो रही होती हैं। तो लिहाजा ये जो मॉडल है उसका, उसने इंटेंसिटी वेवलेंथ डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की, और इस एक्सप्लेनेशन की बुनियाद पर इसको 1918 में नोबेल प्राइज दिया गया। और याद रखिए कि इसने स्टार्ट लिया था 1900 में, दरमियान में तकरीबन 18 साल लग गए, इस पे डिस्कशन हुई, उन पे मुख्तलिफ और किए गए और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए। जब ये साबित हुआ वाकई उसको एक्सप्लेन करता है, तब जाके उसको नोबेल प्राइज का अहल समझा गया, ये 1918 में। अब ये जो प्लैंक की सजेशन है, ये इसने कहाँ से आइडिया लिया कि ऐसा हो सकता है? ये उसकी सजेशन बेसिकली मैटर से उसने सजेशन ली, क्योंकि मैटर में अगर शेर ले लें, दीवार ले लें, ये बोर्ड ले लें, या कोई और चीज ले लें, मार्कर ले लें, हमें ये कंटिन्यूस लगता है, लेकिन बेसिकली ये कंटिन्यूस नहीं है। छोटे छोटे पार्टिकल, डिस्क्रीट पार्टिकल, जिनको हम एटम्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और एटम भी फर्दर जाके हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है, न्यूक्लियस पे मुश्तमिल है, प्रोटॉन पे मुश्तमिल है, मजीद पार्टिकल पर मुश्तमिल है। चूंकि मैटर कंटिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट पार्टिकल पर मुश्तमिल है, तो इसी तरह ही ये उसने सजेशन दी कि लाइट भी कंटिन्यूस नहीं बल्कि वो भी डिस्क्रीट पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। तो इस तरह के डिस्क्रीट पार्टिकल की बुनियाद पर इसको ये मॉडल उसने तजवीज़ किया। यानी ये कहता है जिस तरह मैटर ग्रैन्युलर नेचर है, दानेदार फितरत रखता है मैटर, कोई भी मैटर आप ले लें वो दाने की शक्ल में होता है, इस तरह लाइट भी दानेदार है, वो भी ग्रैन्युलर नेचर है। और इसी बुनियाद पर ये मॉडल पेश किया गया। यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, ये अजम्पशन, अब अजम्पशन होता है मफरूजा, फर्ज किया हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि रात सोते हुए उसको ख्याल आया और सुबह उसने मफरूजा तैयार कर लिया। बेसिकली बहुत सारी कैलकुलेशन के बाद ये नतीजा आया, और ये अजम्पशन जिसको एक्सपेरिमेंट के बगैर उसने कंडक्ट किया कैलकुलेशन से, और फिर वो अजम्पशन ही इसकी एक्सपेरिमेंटल कंडक्शन ही बाद में जब इनसे रिजल्ट डिड्यूस किए गए वो उनका उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उस बुनियाद पर इसको नोबेल प्राइज दिया गया। तो आगे चलते हैं, दूसरा मॉडल है जो मॉडर्न मॉडल है,
ये था क्वांटम थ्योरी वाला मॉडल या क्वांटम मॉडल मैक्स प्लैंक का दिया हुआ है। तो आगे आइंस्टाइन ने भी, चूंकि वो भी मॉडर्न साइंटिस्ट में से शुमार होता है, तो उसने इस कर्व्स को यकीनन उसकी नज़र से गुजरी, उन्होंने भी मुख्तलिफ कैलकुलेशन देखी, आइडियाज सोचे और उस पर इस नतीजे पे पहुंचा जो इसी का मैक्स प्लैंक का मॉडल है वो दुरुस्त है, और उसको थोड़ी सी उसमें एक्सटेंशन दी, उसमें इजाफा किया। तो क्या उसने इजाफा किया? उसने कहा ये पैकेट्स, टेनी बंडल्स जब काफी सारे मिलते हैं तो एक बीम बनती है। तो एक बीम में काफी सारे क्वांटम्स होते हैं, लेकिन उसने उस पैकेट को एक नया नाम दे दिया जिसको हम कहते हैं फोटॉन। फोटो से बना, फोटो मीन्स लाइट, और जो पार्टिकल है जिससे वो लाइट बन रही है उसको नाम दिया गया फोटॉन। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल मल्टीप्लाइड हो सकता है। एक अगर पार्ट का पता चल जाए तो दूसरा, तीसरा, 3 गुना, 4 गुना इस तरह हम उसको मालूम कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल टेनी बंडल्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटॉन्स, उनको हम फोटॉन्स कहते हैं। तो ईच फोटॉन हैज ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमने क्वांटम का कहा था इस तरह ही फोटॉन का है, लेकिन सिर्फ नाम चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी वैसे। बीम ऑफ लाइट कंटेन्स लार्ज नंबर n photons. The energy of photons can be written as E is equal to NHF। ये एनर्जी है बीम की। तो एक बीम में बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं। तो ये इक्वेशन तब सुटेबल होगी जब तमाम फोटॉन की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी। अब सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब यूं समझ लें कि एक बीम आ रही जिसमें लाइट, रेड कलर की लाइट आ रही, रेड की भी बहुत सारी वेवलेंथ्स है, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आ रही तो उसमें बहुत सारे फोटॉन्स होंगे, और वो बीम तमाम फोटॉन्स को मिलकर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब एक चीज आपको जिक्र करते चलें, पार्टिकल और वेव दोनों में कुछ पैरामीटर्स हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जो एक एक्सप्लेन करती है वेव नेचर, दूसरी एक्सप्लेन करती है पार्टिकल नेचर। हम जानते हैं वेवलेंथ सिर्फ वेव की हो सकती है, पार्टिकल की नहीं हो सकती। वेवलेंथ ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा पैरामीटर है जो सिर्फ वेव की हो सकती है, वो पार्टिकल की नहीं हो सकती। जबकि इसके मुकाबले में मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, वो सिर्फ पार्टिकल का हो सकता है, वो वेव के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वेव में मैस नहीं होती। हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, चूंकि वो हमारे इस ALP सिलेबस में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा उस लिहाज से हम देखते हैं कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर उसके लिए है। तो अगर हम कह लें कि वो पार्टिकल लाइट पार्टिकल है, उसका मैस बन गया है, जब वो स्पीड से मूव कर रही तो फिर उसकी स्पीड और इस तरह, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू mv, और यहाँ पे mc की जगह हम P लिख सकते हैं। ये मोमेंटम बन गया, मोमेंटम और एनर्जी का आपस में रिलेशन हो गया। इस एनर्जी और इस एनर्जी को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें हम सेम पार्टिकल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ये एनर्जी फोटॉन के लिए, ये भी हम फोटॉन लाइट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो दोनों इक्वलाइज हो गए। तो यहां से P का रिलेशन बन जाएगा, C को इस तरफ ले आएंगे, HF ओवर C। तो यहाँ पे एक और रिलेशन है लैम्डा C स्पीड ऑफ लाइट, ये रिलेशन है, ये भी हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर की बुक में, वेव्स में, C इज इक्वल टू लैम्डा F। तो इसमें से अगर हम निकालें तो इसमें से F जो होगा वो C ओवर लैम्डा होगा। ये इस F की जगह हमने इसको पुट किया, तो पुट करने के बाद C से कैंसिल हो गया, लिहाजा मोमेंटम आपके पास बचता है P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। तो यहां से अंदाजा हो रहा है, अगर वेवलेंथ है लैम्डा, वेवलेंथ है लाइट को, पार्टिकल को, क्वांटम को, फोटॉन को, अगर हम पार्टिकल तस्वर कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी भी है, उसकी वेवलेंथ भी है, तो फिर उसका मोमेंटम भी होगा। तो ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि लाइट जो है वो पार्टिकल हो सकता है। हम फर्दर देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो हमने कल कर्व्स पढ़ी थी, उसमें विजिबल रीजन बहुत मामूली सा दिखाया गया था। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम बहुत सारी रेडिएशन पे मुश्तमिल है, तो वो रेडिएशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो दो पैरामीटर्स हम साथ साथ लेते हैं। एक है वेवलेंथ जो कि लैम्डा है मीटर में, दूसरी है फ्रीक्वेंसी जो कि हर्ट्ज में लेते हैं। तो इसमें ऐसा है कि अपवर्ड जाए तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और डाउनवर्ड जाए तो फ्रीक्वेंसी कम होती है।
सो इज द केस विद द एनर्जी, जैसे हम मूव करेंगे अपवर्ड तो एनर्जी भी इसकी इजाफा होगी। इसी तरह अगर दूसरी साइड पे हम देखें तो दूसरी साइड पे वेवलेंथ, अगर हम डाउनवर्ड जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, ये इंक्रीजिंग साइन है, इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ इन डाउनवर्ड केस, और ये इंक्रीज ऑफ एनर्जी और फ्रिक्वेंसी अगर हम अपवर्ड मूव करें तो। ये कुछ पोर्शंस हैं, तो इन पोर्शन में पहला जो ना गैमा रेस है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से रेडिएशन मौजूद हैं तो उसका नाम जिक्र कर दें। गैमा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ये जो रीजन है ये हम कहते हैं विजिबल रेंज, विजिबल रेंज, और उसके साथ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, टेलीविजन एंड एफएम वेव्स, एएम वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर हम गौर करें तो ये इतना सा हिस्सा जो ना फ्रिक्वेंसी का या वेवलेंथ का इतना सा हिस्सा हम जिसकी वजह से दुनिया को देख सकते हैं, और हम समझते हैं कि हमने दुनिया को बहुत कुछ देखा हुआ है। बहुत सारी चीजें जो हम देख नहीं पाए अभी तक डायरेक्टली अपनी इन आंखों से, इनको हम कहते हैं नेक्ड आई, यानी खुली आंखों से बहुत कम चीजें देखी, और फिर भी हम अपने आप पे गरूर में मुब्तला होते हैं कि हमें बहुत कुछ देखा है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें छुपाई हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास एक मोबाइल सेट है तो उसमें रेडिएशन आ रही, हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन मोबाइल उसको डिटेक्ट कर लेता है, यानी वो देख लेता है, वो सुन लेता है। हम उनको ना देख सकते ना सुन सकते हैं। तो ये छोटा सा स्पेक्ट्रम हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये रेडिएशन विजिबल रेडिएशन है। इसकी वेवलेंथ की बुनियाद के इसको एक्सटेंड किया गया 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक इसका स्पेक्ट्रम है विजिबल रेंज का। तो ये कलर्स का अगर अंदाजा करें, रेड 700 कुछ उस लेवल से, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये विजिबल रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। अब अगर इसमें हम देखें तो ये गैमा रेस है, इनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा और इसके साथ फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज्यादा, और ये फिर उससे कम एनर्जी वाले एक्स रेज हैं, फिर उससे कम वाले अल्ट्रावायलेट हैं। अल्ट्रावायलेट का अंदाजा, एक्स रेज का भी आपको अंदाजा, गैमा रेस का आपको पता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं और वो रेडिएशन इमिट करते हैं, जिनको हम अल्फा, बीटा, गैमा रेस कहते हैं। तो गैमा रेस की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और यकीन कर लें उससे एनर्जी भी उसकी बहुत ज्यादा होगी। तो जबकि एक्स रेज का प्रॉपर यूज जो ना हम यही देखते हैं कि चेस्ट एक्सरे, टूथ एक्सरे, हॉस्पिटल में हमें वास्ता पड़ता है, वो रेस है, उसकी रेंज, उसकी एनर्जी उस गैमा रेस से कम है। जबकि आगे चले जाए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जब हम क्वेलिटी करते हैं तो ऐसी इनविजिबल सी रेडिएशन है, ये भी इनविजिबल है और नीचे वाली भी इनविजिबल है। वो रेडिएशन भी हाई एनर्जी है, इससे कम लेकिन विजिबल से ज्यादा है। उससे नीचे चले जाएं तो विजिबल है, विजिबल से दुनिया पूरी रंगीन है, हमें नजर आती है इस विजिबल रेंज से, और ये छोटा सा पोर्शन है। तो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड की एनर्जी और कम होगी। माइक्रोवेव ओवन में हम उसका अमूमी तौर पे जिक्र पढ़ते हैं कि माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स हैं। शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं, ये भी हम बीबीसी सुना करते थे, तो उसमें से वो बोलता है कि शॉर्ट रेडियो वेव से बात की जा रही है। तो शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स जो ना वो बुलंदी पर मौजूद होती हैं। टेलीविजन और एफएम रेडिएशन, हम एफएम तो खूब जानते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एएम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये आर्टिकल हमारे पास चैप्टर नंबर 16 में अवेलेबल था, जो कि एएलपी में शामिल नहीं था। एएफएम और एएम वेव्स। फिर लॉन्ग वेव्स हैं जिसको हम अमूमन करते हैं 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, वो बेसिकली रेस्ट मास है। तो जब वो मूव करता है सर्टेन वेलोसिटी से अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, फिर उसका मास इनहेंस होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चूंकि वो हमारे इस एएलपी सिलेबस में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा उस लिहाज से हम देखते हैं कि E = mc स्क्वायर उसके लिए है। तो अगर हम कह लें कि वो पार्टिकल लाइट पार्टिकल है, उसका मास बन गया है, जब वो स्पीड से मूव कर रही है तो फिर उसकी स्पीड और इस तरह, तो ये बन जाएगा P = mv, और यहाँ पे mc की जगह हम P लिख सकते हैं। ये मोमेंटम बन गया, मोमेंटम और एनर्जी का आपस में रिलेशन हो गया। इस एनर्जी और इस एनर्जी को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें हम सेम पार्टिकल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ये एनर्जी फोटॉन के लिए, ये भी हम फोटॉन लाइट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो दोनों इक्वलाइज हो गए।
तो यहां से P का रिलेशन बन जाएगा, C को इस तरफ ले आएंगे, HF/C। तो यहाँ पे एक और रिलेशन है लैम्डा C स्पीड ऑफ लाइट, ये रिलेशन है, ये भी हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है फर्स्ट ईयर की बुक में वेव्स में, C इज इक्वल टू लैम्डा F। तो इसमें से अगर हम निकालें तो इसमें से F जो होगा वो C ओवर लैम्डा होगा। ये इस F की जगह हमने इसको पुट किया, तो पुट करने के बाद C से कैंसिल हो गया, लिहाजा मोमेंटम आपके पास बचता है P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। तो यहां से अंदाजा हो रहा है अगर वेवलेंथ है लैम्डा, वेवलेंथ है लाइट को, पार्टिकल को, क्वांटम को, फोटॉन को, अगर हम पार्टिकल तस्वर कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी भी है, उसकी वेवलेंथ भी है, तो फिर उसका मोमेंटम भी होगा। तो ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि लाइट जो है वो पार्टिकल हो सकता है। हम फर्दर देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो हमने कल कर्व्स पढ़ी थी उसमें विजिबल रीजन बहुत मामूली सा दिखाया गया था। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम बहुत सारी रेडिएशन पे मुश्तमिल है, तो वो रेडिएशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो दो पैरामीटर्स हम साथ साथ लेते हैं। एक है वेवलेंथ जो कि लैम्डा है मीटर में, दूसरी है फ्रीक्वेंसी जो कि हर्ट्ज में लेते हैं। तो इसमें ऐसा है कि अपवर्ड जाए तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और डाउनवर्ड जाए तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। सो इज द केस विद द एनर्जी, जैसे हम मूव करेंगे अपवर्ड तो एनर्जी भी इसकी इजाफा होगी। इसी तरह अगर दूसरी साइड पे हम देखें तो दूसरी साइड पे वेवलेंथ, अगर हम डाउनवर्ड जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। ये इंक्रीजिंग साइन है, इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ इन डाउनवर्ड केस, और ये इंक्रीज ऑफ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी अगर हम अपवर्ड मूव करें तो। ये कुछ पोर्शंस हैं, तो इन पोर्शन में पहला जो ना गैमा रेस है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से रेडिएशन मौजूद हैं तो उसका नाम जिक्र कर दें। गैमा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ये जो रीजन है ये हम कहते हैं विजिबल रेंज। विजिबल रेंज और उसके साथ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, टेलीविजन एंड एफएम वेव्स, एएम वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर हम गौर करें तो ये इतना सा हिस्सा जो ना फ्रिक्वेंसी का या वेवलेंथ का इतना सा हिस्सा हम जिसकी वजह से दुनिया को देख सकते हैं, और हम समझते हैं कि हमने दुनिया को बहुत कुछ देखा हुआ है। बहुत सारी चीजें जो हम देख नहीं पाए अभी तक डायरेक्टली अपनी इन आंखों से, इनको हम कहते हैं नेक्ड आई, यानी खुली आंखों से बहुत कम चीजें देखी, और फिर भी हम अपने आप पे गरूर में मुब्तला होते हैं कि हमें बहुत कुछ देखा है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें छुपाई हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास एक मोबाइल सेट है तो उसमें रेडिएशन आ रही, हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन मोबाइल उसको डिटेक्ट कर लेता है, यानी वो देख लेता है, वो सुन लेता है। हम उनको ना देख सकते ना सुन सकते हैं। तो ये छोटा सा स्पेक्ट्रम हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये रेडिएशन विजिबल रेडिएशन है। इसकी वेवलेंथ की बुनियाद के इसको एक्सटेंड किया गया 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक इसका स्पेक्ट्रम है विजिबल रेंज का। तो ये कलर्स का अगर अंदाजा करें, रेड 700 कुछ उस लेवल से, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये विजिबल रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। अब अगर इसमें हम देखें तो ये गैमा रेस है, इनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा और इसके साथ फ्रिक्वेंसी भी बहुत ज्यादा, और ये फिर उससे कम एनर्जी वाले एक्स रेज हैं, फिर उससे कम वाले अल्ट्रावायलेट हैं। अल्ट्रावायलेट का अंदाजा, एक्स रेज का भी आपको अंदाजा, गैमा रेस का आपको पता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं और वो रेडिएशन इमिट करते हैं, जिनको हम अल्फा, बीटा, गैमा रेस कहते हैं। तो गैमा रेस की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और यकीन कर लें उससे एनर्जी भी उसकी बहुत ज्यादा होगी। तो जबकि एक्स रेस का प्रॉपर यूज जो ना हम यही देखते हैं कि चेस्ट एक्सरे, टूथ एक्सरे, हॉस्पिटल में हमें वास्ता पड़ता है, वो रेस है, उसकी रेंज, उसकी एनर्जी उस गैमा रेस से कम है। जबकि आगे चले जाए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जब हम क्वालिटी करते हैं तो ऐसी इनविजिबल सी रेडिएशन है, ये भी इनविजिबल है और नीचे वाली भी इनविजिबल है। वो रेडिएशन भी हाई एनर्जी है, इससे कम लेकिन विजिबल से ज्यादा है। उससे नीचे चले जाएं तो विजिबल है, विजिबल से दुनिया पूरी रंगीन है, हमें नजर आती है इस विजिबल रेंज से, और ये छोटा सा पोर्शन है।
तो इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड की एनर्जी और कम होगी। माइक्रोवेव ओवन में हम उसका अमूमी तौर पे जिक्र पढ़ते हैं कि माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स हैं। शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं, ये भी हम बीबीसी सुना करते थे, तो उसमें से वो बोलता है कि शॉर्ट रेडियो वेव से बात की जा रही है। तो शॉर्ट वेव रेडियो वेव जो ना वो बुलंदी पर मौजूद होती हैं। टेलीविजन और एफएम रेडियोवेशन, हम एफएम तो खूब जानते हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और लॉन्ग वेव्स हैं जिसको हम अमूमन इमरजेंसी के लिए आर्मी इस्तेमाल करती है, या मुख्तलिफ छोटे छोटे रेडियो सेट उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी जनरेट करके वो इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियां इस्तेमाल करती हैं जो इन वेव्स के जरिए। तो लिहाजा ये हम देख रहे हैं कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर फ्रिक्वेंसी और इसके साथ कंपेयर किया जाए एच प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ, एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा होगी, जबकि इनकी एनर्जी बहुत कम होगी। अब स्पेक्ट्रम से हम वापस आते हैं, इसकी डिस्कशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो क्वांटा की जो ना इमिट जो एब्जॉर्ब होते हैं डिफरेंट रीजन में होते हैं। जो हम जिक्र कर रहे थे कि प्लाटिनियम वायर को अगर हीट किया जाए तो उसका कलर पहले रेड, चेरी रेड, डल रेड, फिर उसके बाद येलो, फिर उसके बाद वाइट हॉट, लेकिन कलर के अलावा भी इसको हीट मिल रही थी जो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तो लिहाजा एट ए हाई एनर्जी गैमा रेडिएशन विद एनर्जी जिसकी एनर्जी तकरीबन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी गैमा पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो डिटेक्टर पे जब पढ़ेंगे जिन रेडिएशन से काउंटर से डिटेक्ट किए जाते हैं, तो हाई एनर्जी के वहां पे वो एज डिटेक्ट होंगे एज ए पार्टिकल्स। ये हमारी कंक्लूजन है उस स्पेक्ट्रम के हवाले से। तो ये काउंट होंगे एज ए पार्टिकल्स विद काउंटर या रेडिएशन डिटेक्टर, यहाँ पे ये पार्टिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ है एट लो एनर्जी, लो एनर्जी है जिस तरह लॉन्ग रेडियो वेव है, एफएम है, ये सारी रेडियो वेव्स हैं। यहाँ से ये सारी रेडियो वेव्स हैं ना, ये लो एनर्जी के साथ हैं। तो इसका सिग्नल अगर डिटेक्ट करना है तो बहुत ज्यादा हमें पार्टिकल्स की जरूरत है। हाई एनर्जी विद एनर्जी 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलियंस ऑफ प्रोटॉन्स नीडेड टू डिटेक्ट द सिग्नल, ये वेव प्रॉपर्टी को डोमिनेट कर रही है। तो दिस क्वांटा आर सो क्लोज, उसमें ऐसा क्लोज होते हैं कि एनर्जी वैल्यू दैट रेडियो वेव्स आर डिटेक्टेड एज कंटिन्यूस रेडिएशन, वो रेडियो वेव्स एक कंटिन्यूस रेडिएशन के तौर पर डिटेक्ट हो गए। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, ये हम पहले भी जिक्र करके कि वो पैकेट्स हैं, तो पैकेट्स अगर उसको हम रोक के देखा जाए, रिप्लाई करके देखा जाए, तो जो लाइट फोटॉन्स हैं वो एक एक करके आ रहा है, उसकी रिप्लाई अगर उतनी स्पीड से उसको रोका जाए, उसका टाइम सस्पेंड किया जाए, आप देखेंगे कि वो छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो दूसरे लफ्जों में छोटे स्टेप्स हैं। या तो स्टेप्स में एनर्जी निकल रही है, एंटर हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, तो वो उसको हम कह सकते हैं कि जिस तरह मास ऑसिलेटिंग सिस्टम था कि वो ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ तक गया सर्टेन एनर्जी, इधर गया सर्टेन एनर्जी, वो पैकेट्स बन गए। तो इस तरह ये एनर्जी इमिट या अब्जॉर्ब जो हो रही है पैकेट में। अच्छा, सबसे बड़ी बात है क्वांटम और वेव, क्वांटम इफेक्ट्स और वेव इफेक्ट्स, दोनों इफेक्ट्स हमारे पास सामने क्लियर हो गए। क्वांटम इफेक्ट्स ऑब्जर्व कहाँ पे होते हैं? हाई लेवल पे, या जो हमारी जो मौजूदा दुनिया है जिसको हम मिडिल साइज वर्ल्ड कहते हैं, वहां पे क्वांटम इफेक्ट्स ऑब्जर्व नहीं होते बल्कि वेव इफेक्ट्स सामने आते हैं। जबकि क्वांटम इफेक्ट जो ना एटॉमिक साइज ऑब्जेक्ट में सही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं, रोजमर्रा जिंदगी में इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।